आज के समय में जब भी कोई नया घर या फ्लैट खरीदता है तो ज्यादातर लोग जॉइंट होम लोन लेना पसंद करते हैं, जिसे पति और पत्नी दोनों मिलकर लोन लेते हैं। इससे लोन की रकम ज्यादा मिल जाती है और दोनों को इनकम टैक्स में छूट का फायदा भी मिलता है। लेकिन जीवन में अनहोनी कभी बताकर नहीं आती। भगवान ना करे अगर लोन चुकाने के दौरान किसी एक को बोरोवर यानी पार्टनर की अचानक मृत्यु हो जाए तो स्थिति में क्या होगा? जो बाकी बची हुई 20-30 लाख की EMI है वो कौन चुकाएगा? क्या बैंक दूसरे पार्टनर से पूरी रकम वापस मांग सकता है या कानूनी वारिसों से वसूली होगी या फिर बैंक घर को नीलाम कर देगा? आइए इस पूरे मामले की करते हैं जांच पड़ताल और जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। सबसे पहले बैंकिंग के उस बुनियादी कानून को समझते हैं जिस पर आपने लोन लेते समय साइन किया था। बैंकिंग कानून में इसे जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी यानी संयुक्त और अलग अलग देनदारी कहा जाता है। जब दो लोग मिलकर लोन लेते हैं तो बैंक की नज़र में दोनों 100% लोन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो बचे हुए जीवित को बोरोवर की ये कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह बाकी बची हुई पूरी EMI चुकाए। बैंक ये नहीं देखता कि आपकी EMI आधी आधी बटी थी या कौन कितना कमा रहा था, यानी जीवित पार्टनर ही बैंक के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होता है। हालांकि एक ऐसी स्थिति है जो परिवार को सबसे बड़ी राहत दे सकती है और वो है होम लोन प्रोटेक्शन प्लान। अगर लोन लेते वक्त आपने टर्म इंश्योरेंस या फिर होम लोन का बीमा कराया हुआ था तो पार्टनर की मृत्यु होने पर जीवित सदस्य को तुरंत बैंक और बीमा कंपनी को डेथ सर्टिफिकेट के साथ क्लेम सबमिट करना होता है, जिसके बाद बीमा कंपनी बाकी बची हुई पूरी लोन राशि का भुगतान सीधे बैंक को कर देती है। इससे लोन अकाउंट क्लोज हो जाता है और बैंक घर के ओरिजिनल कागजात जीवित पार्टनर को रिलीज कर देता है और जीवित पार्टनर पर EMI का कोई बोझ भी नहीं रहता। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि होम लोन लेते समय लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अब है तीसरी स्थिति कि आपने टर्म इंश्योरेंस भी नहीं लिया, लोन का बीमा भी नहीं था और जीवित को बोरोवर अकेले EMI चुकाने में असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यहाँ सामने आएगा कानूनी उत्तराधिकारियों का रोल, यानी मृतक के जो भी कानूनी वारिस होंगे जैसे बच्चे या माता पिता, बैंक उन्हें लोन चुकाने के लिए कह सकता है, लेकिन केवल उस सीमा तक जितनी संपत्ति यानी एसेट उन्हें विरासत में मिली है। यानी वारिसों की अपनी निजी संपत्ति तब तक सुरक्षित है जब तक वह मृतक की संपत्ति पर दावा नहीं करते। और दूसरा ऑप्शन है लोन रिस्ट्रक्चरिंग का विकल्प, जिसके तहत जीवित पार्टनर बैंक से मिलकर लोन की अवधि बढ़ाने या ब्याज दर घटाने की अपील कर सकता है ताकि महीने की EMI कम हो सके। यानी अगर दोनों मियां बीवी मिलकर बैंक को 30,000 रुपए की EMI चुका रहे थे, अब हस्बैंड की मृत्यु होने पर जो वाइफ है वो 15,000 की EMI करवा सकती है। इससे आपका टेन्योर बढ़ जाएगा और वो उसे चुकाने में समर्थ होगी। वहीं अब अगली स्थिति है कि अगर जीवित को बोरोवर या कानूनी वारिस लगातार कई महीनों तक EMI नहीं भर पाते, जैसे 90 दिन यानी कि 3 महीने तक, तो आपको बता दें कि 90 दिनों के बाद आपका लोन MPA बन जाता है, जिससे बैंक के पास कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। जैसे पहला SAR FAESI एक्ट के तहत एक्शन, बैंक घर पर पोजीशन लेने और उसकी नीलामी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है और बैंक घर को नीलाम करके अपना बाकी बचा हुआ लोन और ब्याज वसूलता है। अगर नीलामी से लोन की रकम से ज्यादा पैसा मिलता है तो बचा हुआ अतिरिक्त पैसा बैंक मृतक के वारिसों को लौटा देता है। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि जब भी आप या आपके जानने वाले जॉइंट होम लोन लें तो दोनों पार्टनर्स के नाम पर पर्याप्त टर्म इंश्योरेंस या फिर होम लोन कवर जरूर लें। वही सभी कानूनी वसीयत और नॉमिनेशन को हमेशा अपडेट रखें ताकि परिवार को किसी भी संकट के समय मानसिक या वित्तीय परेशानी ना झेलनी पड़े। अगर आपको जानकारी जरूरी और उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की जानकारी के लिए आप देखते रहिए घर की बात सिर्फ और सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।